हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसवाईसी। तो आज के इस पॉडकास्ट में द आइडिया है कि आज हम स्टील इंडस्ट्री और स्टील ट्यूब इंडस्ट्री बारे में इनसाइड आउट सीखेंगे। क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैं देखता हूँ कई लोग मतलब ट्विटर पे भी देखते हैं हम लोग, कई लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं, कई एनालिस्ट की रिपोर्ट भी पढ़ता हूँ मैं, जिनको फ़र्क ही नहीं पता होता कि महाराष्ट्र सीमलेस कहाँ काम कर रहा है, एपीएल अपोलो कहाँ क्या क्या काम कर रहा है, एस्ट्रल कहाँ पे काम कर रहा है, अपोलो पाइप्स कहाँ पे काम कर रहा है। बिकॉज एट दी एंड ये इंडस्ट्री थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत सारे तरीके के रॉ मटेरियल हैं, बहुत सारे तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं एंड बहुत सारे तरीके की एप्लीकेशंस हैं। तो आइडिया क्या है इस पॉडकास्ट का, दैट वी हैव बेसिकली बॉट अ प्रैक्टिशनर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, जो इस इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। ही इज एक्चुअली वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो, हिज नेम इज साकेत अग्रवाल जी। एंड काफ़ी टाइम से मेरे फ्रेंड भी हैं ये। तो इनसे मैं 2019 में फर्स्ट टाइम हमारा इंटरेक्शन हुआ था। एंड 2021 में मैं इनको इन पर्सन मिला। जब मैं इनसे इन पर्सन मिला था तो ही इज़ एक्स प्रमोटर ऑफ अपोलो ट्राइकॉट एज़ वेल। तो अपोलो ट्राइकॉट जो लिस्टेड कंपनी होती थी, तो वहाँ पे इन्होंने एपीएल अपोलो के साथ काफ़ी इन्होंने डिफरेंट टाइप की स्टील ट्यूब्स भी बनाई थी। एंड जब 2021 में मिला तो मेरे को आज भी याद है, तो 2021 में इन्होंने एक स्टेनलेस स्टील कंपनी का डिस्कशन करा था। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस इंडस्ट्री की इतनी, तो मैंने उस कंपनी को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। फिर वहाँ से जब मैंने 1 ईयर मतलब 2 इयर्स फास्ट फॉरवर्ड देखा, तो उस कंपनी का प्रॉफिट 3-4 टाइम्स बढ़ गया था। कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गई थी एंड कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो ऑलमोस्ट 20-25% के आसपास पहुँच गई थी एंड द बिज़नेस डिड एक्सट्रीमली वेल। तो लास्ट 4 इयर्स से मैं इनसे काफ़ी इंटरैक्ट कर रहा हूँ। मेटल इंडस्ट्री बारे में हर रोज़ सीख रहा होता हूँ, हर हफ्ते एक बारी कॉल कर लेता हूँ, या फिर स्टील ट्यूब इंडस्ट्री कभी काफ़ी बारी सीख रहा होता हूँ। तो आइडिया क्या है इस पॉडकास्ट का, दैट वी बॉट हिम हियर फॉर दिस पॉडकास्ट सो दैट ऑल ऑफ अस कैन लर्न फ्रॉम हिज विजडम। वेलकम साकेत जी टू द पॉडकास्ट। एंड थैंक यू ईशमोए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हेयर एंड मैं तो आपका बिग फ़ैन हूँ। तो और मुझे तो ये लगता है कि जो आपका व्यूअरशिप है, वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो मेरे लिए भी ये चैलेंज है कि मैं उनके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। नहीं नहीं, एक्चुअली आइडिया साकेत जी यही है कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हो, तो हम लोग सब सीखें आपसे, तो इसलिए एक आइडिया कि हम ये पॉडकास्ट करें। तो साकेत जी, जस्ट टू बिगिन विद, एक हम आप इस इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रहे हो और इस इंडस्ट्री में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए मेरा जो मेजर एक्सपीरियंस है वो तो देखिए ट्रेडिंग का है। और ट्रेडिंग तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। जब मैं 9-10 इयर्स का भी था तो हमारी इसकी स्टील एंड हार्डवेयर की शॉप होती थी। तो स्कूल से आते थे और स्कूल से आने के बाद भी दुकान पर बैठते थे। जो कहते हैं ना गल्ला सँभालते थे। राइट। तो पापा और काम में लगते थे और हम गल्ले पे बैठ जाते थे गल्ला सँभालने के लिए। तो अब मैं 50 साल का हो गया तो एक्सपीरियंस तो इस तरह से 40 साल का हो गया मेरे को इसमें। इसमें मेजरली मैंने सारे ट्रेडिंग का ही डिफरेंट डिफरेंट तरह से ट्रेडिंग की है। पहले हम छोटे से शहर में थे, संभल जो मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पर ट्रेडिंग किया 10-12 साल तक। तो एज ऑफ 22 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ मैंने दिल्ली में ट्रेडिंग शुरू किया। फिर धीरे-धीरे ऑलमोस्ट मैंने ऑल ओवर इंडिया पाइप का ट्रेडिंग किया। और फिर बहुत सारी कंपनियों के साथ बहुत क्लोज़ रिलेशंस भी हुए, उनके साथ बहुत मिलकर बहुत अच्छे काम भी किए। नए-नए इनोवेशंस में भी पार्ट लिया उनके साथ। और फिर एक खुद से भी सोचा कि एक ट्यूब मिल खुद लगाते हैं। और उसमें भी मैंने एक नया कुछ कांसेप्ट था ऑनलाइन गैल्वेनाइज़िंग का, तो उस पे काम किया था, उसका प्लांट लगाना स्टार्ट किया था। वो भी हमारी लिस्टेड कंपनी होती थी, बेस्ट स्टील लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। राइट। तो उसमें हमने किया था। तो लेकिन वो प्रोडक्शन आने से पहले ही मैंने वो कंपनी सेल कर दी थी। उसके बाद से फिर हम स्टील डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी हैं, तो चल रहा है। तो वो कंपनी अपोलो ट्राइकॉट बन गई थी, राइट? हाँ जी, हाँ जी। वो एपीएल अपोलो ग्रुप ने वो टेक ओवर की थी, तो उन्होंने उसका नाम बदल के फिर अपोलो टाइकोड कर दिया था। तो बहुत सक्सेसफुल कंपनी रही वो। और इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी से बहुत प्रॉफ़िट उनको हुआ। तो मुझे पता नहीं, मतलब वो सही मुझे उसका श्रेय मिलता है या नहीं, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों को पता चलता है, तो अ, उसका फ़ायदा मुझे नज़र आता है मीटिंग्स में। बढ़िया।
तो आप मतलब लाइक 40 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। पहले ट्रेडिंग में थे, फिर मैन्युफैक्चरिंग में आए एंड आज भी आई थिंक ट्रेडिंग ही कर रहे हैं इस हाँ, इंडस्ट्री में। हाँ। तो ट्रेडिंग अपना जो ईआरडब्ल्यू पाइप्स है इसमें मेजरली रहती है। हाँ, मेरा जो फ़ोकस है वो हमेशा से ही आरडब्ल्यू पाइप्स में ज़्यादा रहा है। तो लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारी वैरायटी के पाइप्स होते हैं, वो सब मैंने एक बार ट्विटर पर थ्रेड भी डाला था उसके लिए, क्योंकि वही जो आपने शुरू में कहा कि पाइप वर्ड से लोग बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इतनी वैरायटी के पाइप्स होते हैं और बहुत सारे पाइप्स ऐसे हैं जो कुछ लोग बना रहे हैं और दूसरे दूसरी तरह के पाइप बना रहे हैं, तीसरे लोग तीसरी तरह के पाइप बना रहे हैं और उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। राइट। लेकिन लोग सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि वो सारी कंपनियों को मिक्स करके कंपेयर करते हैं। तो यही पे साकेत जी हम लोगों का एक लिंक्ड क्वेश्चन रहता है कि अगर सपोज कर दे कोई, जैसे हमारे चैनल पे तो काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी आते हैं, नो डाउट। तो वो सब सीखने के पर्सपेक्टिव से आते हैं। तो अगर कोई इस इंडस्ट्री को सीखना चाहे तो हम लोग आई थिंक जो रॉ मटेरियल का डिस्टिंक्शन है शायद से वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ। तो इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन कैसी है? क्योंकि हम देखते हैं एक डक्टाइल आयरन पाइप्स वाले हैं, फिर ईआरडब्ल्यू पाइप्स वाले हैं, स्टेनलेस स्टील पाइप वाली कंपनीज़ हैं, सीमलेस पाइप वाली कंपनीज़ हैं। तो अगर हम इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन को एकदम सिंप्लीफाई कर दें ताकि कोई भी जो बिगनर है इस इंडस्ट्री को सीख पाए, तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करें? देखिए, एक तो हम रॉ मटेरियल के बेस पर ही इसे अलग-अलग कर लेते हैं। तो पाइप वर्ड के साथ में कितने रॉ मटेरियल जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ हम बताते हैं अभी। बहुत सारे हो सकते हैं वैसे। देखिए, कोई भी मेटल है तो बहुत सारे पाइप तो स्टील का तो बनता ही है, फिर स्टेनलेस स्टील का बनता है, फिर कॉपर का भी बनता है, राइट, कास्ट आयरन का भी बनता है, सीमेंट का भी बनता है। राइट, सभी को पाइप ही बोलते हैं। तो लेकिन वो सब बिल्कुल अलग-अलग हैं एक-दूसरे से। एक-दूसरे से किसी का कोई जुड़ाव नहीं है। और फिर पीवीसी में आप चले जाएँ तो पीवीसी रेज़िन से पाइप बनता है, यूपीवीसी पाइप होता है, सीपीवीसी पाइप होता है, फिर पीपीआर होता है और एचडीपीई पाइप होता है। तो उसमें भी पीवीसी एंड पॉलीमर्स में भी बहुत सारे वैरायटी के पाइप्स हैं। तो सबको अलग-अलग ही स्टडी करना पड़ेगा। उसमें सब में ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री सब एक साथ ऊपर जाएगी या एक साथ नीचे जाएगी। सबके अलग-अलग एप्लीकेशन है, सबका अलग-अलग प्रोसेस है और यूजेज़ सबके अलग-अलग हैं बिल्कुल। राइट, राइट। तो अगर हम पहले सिर्फ स्टार्ट करते हैं क्रूड स्टील से जो पाइप्स बनते हैं, हुँ। माने जो कार्बन स्टील आपके टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील ये हाँ, सारे तो हम मैन्युफैक्चर लोग। पहले फिर स्टील की बात करते हैं। राइट, तो स्टील पाइप्स में आप रॉ मटेरियल के बेस पर 3 तरह के पाइप मान सकते हो। एक डीआई पाइप्स राइट, और फिर सीमलेस पाइप्स और वेल्डेड पाइप्स। तो डीआई पाइप्स पिग आयरन से बनते हैं और ये कास्टिंग का प्रोसेस होता है इसका। इसमें कुछ एलॉयज़ और केमिकल्स और डाले जाते हैं जिससे इसकी मैलिएबिलिटी अच्छी हो जाए। तो जिससे आसानी से ये, क्योंकि पिग आयरन जो होती है वैसे वो उसके प्रोडक्ट्स हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि अगर थोड़ा गिर जाएगा तो वो टूट जाएगा। राइट, डेगचून बोलते हैं ना देसी भाषा में, तो वो जो है गिरेगा टूट जाएगा। लेकिन डीआई पाइप में कुछ इस तरीके के एलॉय स्टील साथ में डाल देते हैं कि उसकी मैलिएबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो ऐसे थोड़ा बहुत अगर कोई हिट लगा तो वो खराब नहीं होता। तो वो आजकल यूज़ हो रहा है मेजरली ड्रिंकिंग वाटर लाइन्स जो सिटीज़ में डल रही हैं, वो सब डीआई पाइप्स की डल रही हैं। तो जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेसिकली की ड्राइवर्स ऑफ डीआई पाइप्स का इंडिया में। हाँ, बिल्कुल है वो। जल जीवन मिशन में डीआई पाइप बहुत लग रहा है और इसका एक अभी सब्स्टिट्यूट भी आया है ओपीवीसी पाइप, तो अब वो भी थोड़ा बहुत शुरू हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मार्केट है डीआई पाइप्स की और इसकी इंडिया में प्रोडक्शन और डिमांड दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डीआई पाइप्स में साकेत जी मैन्युफैक्चरर कौन-कौन से होंगे इंडिया में? डीआई पाइप इंडिया में सबसे ज़्यादा इस समय बना रहा है रश्मि ग्रुप, जो अनलिस्टेड है, और जिंदल सॉ। जिंदल साहब, हाँ, और उसके बाद वेल्सपन कॉर्प और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है और ये एक जय बालाजी। जय बालाजी इंडस्ट्री। हाँ, तो ये 5 मैन्युफैक्चरर बड़े हैं और ये सभी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तेज़ी के साथ में, और छोटे-छोटे प्लेयर्स भी हैं इसमें काफ़ी सारे। राइट, लेकिन अभी इंडिया में करीब 3.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है डीआई पाइप की, लेकिन ये बहुत जल्दी 6 मिलियन टन हो जाएगी। अच्छा, मतलब इतनी तेज़ी से कैपेसिटी बढ़ रही है। हाँ जी। Now, just before going forward, as a part of SOIC membership, one of the things that we keep doing is continuous education.
बिकॉज़ 2 तरीके के कोर्सेज़ ऑनलाइन, एक कोर्स है कि जो आपको सिर्फ़ रिकॉर्डेड मिल गया और दूसरा कोर्स है जो एंगेजमेंट भी करते हैं। तो हम बार-बार एसओआईसी स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट सिटीज़ में वन्स अ मंथ ऑफलाइन भी मिलते हैं एंड साथ-साथ आई थिंक एवरी अल्टरनेट वीक्स और समटाइम्स एवरी वीकेंड वी आर कमिंग आउट विद अ क्लास और अ लाइव वेबिनार। सो आवर मोट्टो इज़ एंगेजमेंट विद द स्टूडेंट्स, इट्स जस्ट नॉट अ स्टैटिक कोर्स। एंड इसके साथ-साथ हमने ओवर द लास्ट 5 इयर्स क्या करा है एसवाईसी मेंबरशिप में, दैट इंडिया के अंदर इन्वेस्टिंग लैंडस्केप में दैट वी माइट हैव कवर्ड मोर देन 25 टू 30 सेक्टर्स, कि डिफरेंट सेक्टर्स को अगर एक स्टूडेंट को खुद पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो एज़ अ पार्ट ऑफ एसवाईसी मेंबरशिप लेवल 1 में हम ये सिखाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग और अपना एसेट एलोकेशन आप कैसे कर सकते हैं। लेवल 2 में वी टीच यू दैट हाउ यू कैन डू फंडामेंटल एनालिसिस। लेवल 3 में वी टीच यू ऑल अबाउट द वैल्यूएशंस, बुल बेयर और बेस सिनेरियो कैसे बना सकते हैं। लेवल 4 में वी टीच यू हाउ टू एग्जिट द स्टॉक एंड एंट्री फ्रेमवर्क कैसे बनाएं। लेवल 5 में वी टीच यू अबाउट स्क्रीनिंग एंड लेवल 6 इज द मोस्ट स्पेशल लेवल जहाँ पे हम कंटिन्यूस एजुकेशन करते हैं। एंड मोर ओवर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टॉट इन एसवाईसी मेंबरशिप, हमने उसका एक क्रैश कोर्स भी बनाया है विच इज़ अ पार्ट ऑफ एसवाईसी मेंबरशिप, क्योंकि कभी-कभी हमें फीडबैक आता है कि आपका कोर्स काफ़ी साइज़ में बड़ा है, तो हमने उसका एक क्रैश कोर्स भी बना रखा है इफ समवन वांट्स टू गो थ्रू द क्रैश कोर्स एज़ वेल। एंड एज़ एन एडेड बोनस हम 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करें कि वी आर डूइंग एन एआई इन्वेस्टिंग कोर्स एज़ अ पार्ट ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप एंड दिस विल आल्सो बी अवेलेबल सेपरेटली बट एसओआईसी मेंबर्स के लिए फ्री है। इसके अंदर हम आपको ये सिखाएँगे कि एआई यूज़ करके आप अपना एक पर्सनल रिसर्च एनालिस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं और कंपनीज़ को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे रिसर्च कर सकते हैं। एंड इस कमिंग 22 ऑफ जून को हम लोग एसओआईसी मेंबर्स के साथ कैपिटल गुड्स की एक थीम पे, जो कैपिटल गुड्स सेमीकंडक्टर में यूज़ हो रही हैं, जो कैपिटल गुड्स मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती हैं, जो कैपिटल गुड्स बेसिकली मैकेनाइजेशन में यूज़ हो रही हैं, जो कैपिटल गुड्स डिफेंस में यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन में यूज़ हो रही है या स्टील मेकिंग के अंदर यूज़ हो रही हैं। तो बेसिकली जो कैपिटल गुड्स नेशन बिल्डिंग में यूज़ हो रही है, जहाँ पे डबल डिजिट्स ग्रोथ आ रही है, उसमें हम एक ऑफलाइन वर्कशॉप भी कर रहे हैं फॉर एसओआईसी मेंबर्स। The link to register for the SYC membership is there in the description box below and there's a limited time offer क्योंकि हम AI investing course बनाया है that you can use SOIC AI 10 for a limited time discount of 10% which will include the AI investing course in the membership as well. With this, let's go back to the video. अच्छा साकेत जी, तुमने यहाँ पे बात करी DI पाइप्स की, जिसका आपने हमें एप्लीकेशन बताया कि जल जीवन मिशन में और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मेनली है। इसके अलावा वैल्यू चेन में और कौन-कौन से तरीके के पाइप्स हैं? फिर डीआई पाइप्स के बाद आप सीमलेस पाइप में आ जाइए। राइट। तो सीमलेस पाइप भी इंडिया में डिमांड इसका बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही है और इसका जो यूज़ होता है सीमलेस पाइप का वो ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए जो ड्रिलिंग होती है, जी। वो ड्रिलिंग में सब सीमलेस पाइप ही यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो हीट एक्सचेंजर्स, बॉयलर्स इन सारी इंडस्ट्रीज़ में और डिफेंस वगैरह में भी ये यूज़ होता है सीमलेस पाइप। एंड इसमें मेजर इंडिया में कौन-सी कंपनियाँ काम करने वाली सीमलेस में? सबसे बड़ी तो महाराष्ट्र सीमलेस ही है। महाराष्ट्र हाँ, सीमलेस। हाँ, उसके अलावा फिर आईएसएमटी जो अब किर्लोस्कर फेरस ने ले ली है, जिंदल सॉ, रत्नामणि, ये राइट। सारी स्टील तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन में इम्पोर्ट्स भी आते हैं इस इंडस्ट्री में? हाँ, इम्पोर्ट्स आते हैं, इम्पोर्ट्स आते हैं। लेकिन इम्पोर्ट्स जो ज़्यादातर आते हैं ना, क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, इसमें स्पेसिफिकेशन बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि यूज़ ही इतना स्पेसिफिक होता है तो बहुत इसमें जो रिजेक्शंस निकलती हैं, बाहर क्या होता है कोरिया में, जापान में और चाइना में जो बहुत बड़े इसके प्रोड्यूसर्स हैं सीमलेस पाइप्स के, तो उनमें लॉट्स निकलती हैं रिजेक्टेड पाइप्स की। राइट। इंडिया में क्या करते हैं कि वो रिजेक्टेड पाइप्स की लॉट्स ले आते हैं। वो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं और वो यहाँ पर लोग उसको उसके गलत सर्टिफ़िकेट्स वगैरह बना करके बेच लेते हैं। तो वो हिट तो करता ही है, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम तो करता ही है। राइट, राइट। तो एंड यहाँ पे मेजर कस्टमर आपके ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, यही सारी कंपनीज़ रहेगी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर है। यस, यस, यस। राइट, बिल्कुल। ये और जो ड्रिलिंग करते हैं उनके लिए ओएनजीसी के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, राइट। जैसे जिंदल ड्रिलिंग हो गई, जिंदल टेलिंग हो ये महाराष्ट्र सीमलेस वालों की ग्रुप कंपनी है। गया। तो राइट। पाइप बनता है महाराष्ट्र सीमलेस में, उसमें से काफ़ी वो उनका एक कस्टमर घर में ही है, जिंदल ड्रिलिंग। आई थिंक ओपी जिंदल ग्रुप है ये, राइट? नहीं, ये ये डीपी जिंदल ग्रुप है। डी अच्छा, डीपी जिंदल ग्रुप है। राइट, इंटरेस्टिंग। तो अभी हमने बात करी डीआई पाइप्स की, फिर हमने अभी करी सीमलेस पाइप्स की। तो थर्ड पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में किस तरीके के पाइप मैन्युफैक्चरर्स आते हैं? इसके बाद अब हम सीमलेस के बाद हम ये वेल्डेड पाइप्स की बात करते हैं। राइट। तो वेल्डेड पाइप में बहुत सारी कैटेगरी हैं। तो एक 100 पाइप्स की कैटेगरी हो गई, मोटा-मोटी अगर हम पकड़ें तो एक जी। 100 पाइप की कैटेगरी है और दूसरी ईआरडब्ल्यू पाइप्स की कैटेगरी है।
राइट, 100 पाइप में 2 वैरायटी हैं, एक एचसा और एलसा। राइट, तो एचसा होता है हेलिकली सब अर्ज आर्क वेल्डेड पाइप, और वो लॉन्गिट्यूडनल 100 पाइप। तो ये 2 वैरायटी ये हो गई। तो इसमें एचसा पाइप का जो यूज़ होता है वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं एचसा पाइप्स, जिनका ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि उनका इतना बड़ा वॉल्यूम होता है कि पता चलेगा कि 100 इंच का पाइप का कोई लाइन बनना है, तो उसमें एक टेलर में एक ही पाइप आ रहा है। राइट, तो इसलिए एससॉ की आप देखोगे कि किसी भी कंपनी की, मैन इंडस्ट्रीज़ की या दूसरी कंपनियों की, आप देखोगे कई जगह यूनिट्स होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इतना ईज़ी नहीं है, इसलिए उन लोगों को जहाँ पर ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं या जहाँ पर कोई बड़ी पाइपलाइन पड़नी है, तो वहीं पर जाकर लोग यूनिट लगा लेते हैं। हुँ। तो इसमें मेजर मैन्युफैक्चरर्स कौन से होंगे 100 पाइप्स में? एस्सॉ पाइप्स में वेल्सपन वेल्सपन कॉर्पोरेशन, जिंदल सॉ, रत्नामणि, सूर्या, हाईटेक, ये सब बना रहे हैं एस्सॉ पाइप आजकल। एंड इनका जो मेजर एंड यूसेज है वही ऑयल एंड गैस इन सारी चीज़ों में ही रहेगा? हाँ, मेजरली ऑयल एंड गैस ही है। तो सबसे बड़ा यूज़ ऑयल एंड गैस में ही होता है। तुमने यहाँ पे जैसे जिंदल सॉ जैसी कंपनी होगी तो या वेल्सपन कॉर्प जैसी कंपनी होगी तो हमने ये चीज़ भी आई थिंक कॉन्फ्रेंस कॉल्स में ऑब्जर्व करी कि इंडिया में तो इनकी यूनिट्स हैं ही बट इन्होंने यूनिट्स जाके मिडल ईस्ट में भी लगा लिए और वेल्सपन कॉर्प ने तो यूएस में जगह भी जाके यूनिट लगा लिए। जहाँ डिमांड है वहाँ पे यूनिट लगाना अच्छी बात है। अब देखिए, डीआई पाइप्स के ऑर्डर भी सऊदी से बहुत मिल रहे थे। तो डीआई पाइप का यूनिट वहाँ पे लगाना तो बिल्कुल जो है सूट करता है कंपनी को। तो इसी तरीके से यूएस से भी वेल्सपन कॉर्प को पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे। अगर आज की डेट में आप देखो टैरिफ बार चल रहा है, हुँ। तो अब उनकी यूएस यूनिट को काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहेगा मुझे लगता है। तो एचसॉ एंड एलसॉ पाइप्स राइट? तो एचसॉ का तो हमने देखा ऑयल एंड गैस है तो एलसॉ पाइप्स और एचसॉ पाइप्स में की डिफरेंस क्या रहता है? अ, एल्सो पाइप ज़्यादा प्रेशर झेल सकते हैं, क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस तरीके का ही होता है, और उसमें बहुत बड़े साइज़ नहीं होते, मतलब वो ज़्यादातर आई थिंक 60 इंच तक के साइज़ तक बनते हैं वो। जबकि एस्सो पाइप 140 इंच साइज़ तक बनते हैं। इतने बड़े मतलब हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो एल्सो पाइप ज़्यादा प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं, एस्सो पाइप उतना प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। और इनका प्लांट भी जो कॉस्ट है, तो एल्सा का जो प्लांट है उसका कॉस्ट लगता है 700-800 करोड़ रुपए, और हुँ। जबकि एस्सो का प्लांट तो 150-200 करोड़ में लग जाता है। अच्छा। वो उसी का फ़र्क उसके फिर मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन पे भी आता है। एल्सो में लोग 15% मार्जिन पे काम करते हैं, जबकि एस्सो में 7-8% मैक्सिमम मार्जिन मिलता है। क्योंकि एक प्रोडक्ट बहुत एसिड हेवी है और एक प्रोडक्ट इतना एसिड हेवी नहीं है लगाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। प्लांट कॉस्ट का फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है, तो इसीलिए वो एल्सो कम लोग बनाते हैं, एस्सो कोई भी बना लेता है। तो एल्सो में कौन-कौन मैन्युफैक्चर होएगा इंडिया में भी? एल्सो भी वेलकॉर बनाता है, जिंदल साँव बनाता है, रत्नमणि बनाता है, ये सर सब लोग एल्सो भी बनाते हैं। मैन इंडस्ट्रीज़, मैन इंडस्ट्रीज़ भी हाँ। जो लोग एल्सो बनाते हैं, एस्सो तो वो बनाते ही हैं, बनाते सभी, हाँ। आई थिंक क्योंकि जो भी कॉन कॉल्स हम भी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 100 पाइप वाली कंपनीज़ एचसॉ और एलसॉ दोनों की ही इकट्ठे ही बात कर रही हाँ, होती हैं। दोनों की बात कर रही होती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट-डिफरेंट टाइप की कोटिंग्स भी होती हैं। खाली ये नहीं कि आपने बस पाइप बना लिया तो उससे काम हो गया। जो ऑर्डर्स आते हैं आपके पास में, उसमें कई तरह की कोटिंग्स होती हैं। तो आप इनकी कॉन कॉल्स में या फिर इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखो तो कई जगह ये कोटिंग प्लांट भी लगाते हैं। तो कोटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको भी लगाना पड़ता है। वो भी मतलब 100-150 करोड़ रुपए उसमें भी लग जाता है कोटिंग प्लांट लगाने में। क्योंकि इतने बड़े-बड़े पाइप होते हैं ना, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम बनता है उसका, कोटिंग का। एंड एंड यूसेज अपना वही ऑयल एंड गैस का ऑयल एंड गैस ही मेजर है। मेजर रही है। मेजर ऑयल गैस। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स का भी हमने कुछ देखा था हाँ, इसमें ये कि रिवर लिंकिंग में सुन रहे हैं कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में भी ये जो है ये पाइप यूज़ होंगे, एल्सो एसो। तो लेकिन अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ किसी पर, सिर्फ़ बातें ही बातें हो रही हैं। तो लेकिन हाँ, डिमांड आएगी, जब भी ये काम होएगा तो इसमें डिमांड आएगी। राइट। तो अभी तक हमने कार्बन स्टील की वैल्यू चेन में डीआई पाइप्स कवर कर लिया, हुँ। सीमलेस पाइप्स की बात कर ली हाँ, एंड अब हम बैंडिट की बात कर रहे हैं, तो वेट में बैंडिट में 100 अभी की हमने बात 100 की पाइप्स की बात की है। उसके बाद सेगमेंट आता है ईआरडब्ल्यू का, ईआरडब्ल्यू। जो जिस पाइप में मैं डील करता हूँ, तो मेरा सेगमेंट है ईआरडब्ल्यू का। तो ईआरडब्ल्यू पाइप्स में भी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें यूजेस के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन्हें। तो एक तो ईआरडब्ल्यू पाइप यूज़ होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में।
और अगर आप देखें आज से 25 साल पहले जब दिमाग में पाइप आता था, तो पाइप का मतलब यही होता था कि इसमें जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। क्योंकि वो राउंड शेप ही पाइप उस समय होते थे और उनसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता था। लेकिन आज की डेट में तो आई थिंक स्ट्रक्चरल और फैब्रिकेशन के यूज़ ने पुराने वाले वाटर ट्रांसपोर्टेशन के काम को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जैसे कि आप देखते हो कि जो एपीएल अपोलो अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्लेम करता है कि स्ट्रक्चरल स्टील और फैब्रिकेशन का ही उनका 80% बिजनेस है। तो राउंड पाइप तो वो बहुत कम करते हैं। ये एक नया सेगमेंट आया है। पहले ऐसा कोई नहीं सोचता था कि पाइप्स के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, लेकिन अब पाइप्स के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी हो रही है। तो हम जैसे एयरपोर्ट्स देखते हैं, जैसे T3 एयरपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो क्या ये सोच सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो यूज़ ऑफ ERW पाइप्स? हाँ, बन ही रहे हैं। मैंने सप्लाई किया है। तो ईआरडब्ल्यू पाइप से ही ये सारा स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है आजकल। रेलवे स्टेशंस के भी जो नए डिज़ाइन्स गवर्नमेंट ने पास किए हैं, जिस पर अब नए सारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, उनमें भी मेजर यूज़ पाइप्स का ही है, ईआरडब्ल्यू पाइप्स का। हॉलो सेक्शन बोलते हैं उन्हें। एक्चुअल में तो हॉलो सेक्शन ही होता है टेक्निकली, जो भी ईआरडब्ल्यू पाइप है। लेकिन हॉलो सेक्शन वर्ड ऐसे आया है कि लोग पाइप से कुछ अलग बोलना चाह रहे थे, क्योंकि जब स्क्वायर, रेक्टेंगुलर इस तरह की शेप्स लोगों ने देखी, तो वो शेप्स को वो कहते थे कि ये भी पाइप हम बोलेंगे, वो राउंड वाले को भी पाइप बोलेंगे, तो वो सब मिक्स अप हो रहा था। तो लोगों ने इसको, इंडस्ट्री ने ही नाम दे दिया हॉलो सेक्शंस। रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस और स्क्वायर हॉलो सेक्शंस। राइट। तो वो पाइप आजकल स्ट्रक्चरल यूज़ में और फैब्रिकेशन में यूज़ हो रहे हैं। तो हमने वो एक अमिताभ बच्चन की एड भी देखी है बार-बार एपीएल अपोलो की, तो उसमें वो घर की रेलिंग को छू रहे हैं, घर के गेट को देख रहे हैं और बाहर से जब घर पे देखते हैं कि स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब से घर की जो एक लुक है वो अलग ही हुँ। निकल के आ जाती है। तो वही इसका यूज़ केस हो गया हॉलो सेक्शन का, राइट? हाँ, वो भी एक यूज़ केस है। घर के अंदर भी लगता है, वरना लेकिन जो बड़े वॉल्यूम में लगता है, वो तो इंडस्ट्रीज़ में ही लग रहा है, या रेलवे स्टेशंस, वेयर हाउसेज़, एयरपोर्ट्स, इनमें बहुत बड़ा क्वांटिटी में जाता है। एक घर में तो कितना लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 टन पाइप लग जाएगा। जी, जी। तो यहाँ पर एयरपोर्ट्स में, एक ही एयरपोर्ट में 5,000 टन, 10,000 टन पाइप लगता है। राइट। एक रेलवे स्टेशन में 500 से 1,000 टन पाइप लग जाएगा। इस तरह से हो रहा माने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत यूसेज है। हो हाँ, गया। मेजर यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में है। पावर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा आजकल पाइप की खपत हो रही है। तो ये सोलर सेक्टर एक बड़ा सेक्टर हो गया है, जो अभी कुछ ही सालों में ही आया है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाइप की सप्लाई हो रही है। तो सोलर में कहाँ पे यूज़ होता है? सोलर में जो सोलर का पैनल माउंट होता है, तो सोलर पैनल माउंट के लिए आपको ज़मीन के ऊपर आप लगाओगे, तो ज़मीन के ऊपर कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना, उसी के ऊपर तो आप पैनल माउंट करोगे, तो वो जो पैनल है वो पाइप से ही बन रहा है। तो ईआरडब्ल्यू पाइप्स में भी अब बहुत सारी तरीके की कंपनीज़ हैं। तो जैसे हमने पास्ट में देखा आज से 10-11 साल पहले तो सूर्या रोशनी का काफ़ी नाम होता था। सूर्य रोशनी का अभी भी नाम हाँ भाई, सूर्य रोशनी नंबर 2 पर है आज भी। अ, नंबर 1 एपीएल अपोलो है, नंबर 2 पर सूर्य रोशनी है, प्रोडक्शन क्वांटिटी में, और ब्रांड इमेज भी उनकी बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे कौन-कौन सी कंपनीज़ होंगी? एंड इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी एंड आते-जाते हम अगर लिस्टेड स्पेस में देखते हैं तो हमने देखा आई थिंक 7-8 कंपनियाँ होगी अब इसके अंदर। तो क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स होंगे इसमें? देखिए, सबसे बड़ी कंपनी तो देखिए एपीएल अपोलो ट्यूब है, सभी को पता है आजकल तो शेयर मार्केट वालों को तो। और नंबर 2 पे सूर्य रोशनी है, और नंबर 3-4 पर जो प्लेयर्स हैं वो लिस्टेड नहीं है। अच्छा। वो जिंदल ग्रुप की कंपनीज़ हैं, जिंदल इंडस्ट्रीज़ है, ये ओपी जिंदल ग्रुप कंपनी है, लेकिन अनलिस्टेड है। और उसके बाद फिर जिंदल इंडिया है एक कंपनी, तो ये सब लोग भी मैन्युफैक्चरर हैं। तो उसके बाद फिर लिस्टेड स्पेस के नाम सबको पता है, फिर जेटीएल आता है, हाईटेक आता है, ये सब लोग हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए और आई थिंक क्योंकि सब इस इंडस्ट्री को सीख रहे हैं, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ ये चीज़। तो मैं डिफरेंट कंपनीज़ के नाम लेता हूँ एंड आप एक बारी साकेत जी क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये कंपनी इस पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में है। हाँ, बिल्कुल। तो पहले एग्ज़ाम्पल लेते हैं वेल्सपन कॉर्प का। वेलस्पन कॉर्प एल100, एस100 ये दोनों पाइप बनाती है, और अभी डीआई पाइप भी बना रहे हैं, और सीमलेस भी बना रहे हैं। सेकंड एग्ज़ाम्पल लेते हैं आईएसएमटी का जो किर्लोस्कर फेरस ने खरीदा, वो सीमलेस में है। सीमलेस। सीमलेस की बहुत पुरानी कंपनी है वो। वही में जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में यूज़ होता है। हाँ जी, हाँ जी। मैं ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन में, डिफेंस में, और अब मान लीजिए किसी गन का बैरल बनना है, जी। तो गन बैरल भी सीमलेस ट्यूब से बनेगा। अच्छा, अगर हम हाई प्रेशर का जो भी एप्लीकेशन है,
वो हाई प्रेशर एप्लीकेशन में सीमलेस जाएगा। जॉइंट वाले में डाउट हो जाएगा ना कि वो जॉइंट पर से वो वापस जो है खुल सकता है, फट सकता है। तो सीमलेस ट्यूब ज़्यादा उसके लिए यूज़ होता है। और अगर हम एग्जांपल गुड लक इंडिया का लेते हैं तो ऐसी कंपनी कहाँ ऑपरेट कर रही है? गुडलक इंडिया वैसे तो ईआरडब्ल्यू पाइप्स में भी है, लेकिन जो उन्हें ज़्यादा जाना जाता है वो उनके प्रेसिजन ट्यूब के लिए जाना जाता है। वो मैं खुद एक नाम लेता हूँ इसमें पहले, क्योंकि उसको समझाने से गुडलक ज़्यादा समझ में आएगा। जो प्रेसिजन ट्यूब की इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी है वो है टीआई ट्यूब इन्वेस्टमेंट। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट बहुत ही नीश काम करती है, बिल्कुल स्पेसिफिक। आप उन्हें अपना रिक्वायरमेंट बताइए और वो उस तरह का ट्यूब बना करके देते हैं। तो उसी तरह के कामों में गुडलक इंडिया भी है। तो प्रिसिजन ट्यूब जो एआरडब्ल्यू ट्यूब से ही आई थिंक बनती है, राइट? प्रिसिजन ट्यूब्स। प्रेसिजन ट्यूब ईआरडब्ल्यू ट्यूब ही होती है। अच्छा। हाँ, उसको फिर बाद में आप कोई और ट्रीटमेंट करके कोल्ड रान ट्यूब बना दो या कुछ और बना दो। लेकिन वैसे प्रेसिजन ट्यूब का और नॉर्मल ईआरडब्ल्यू ट्यूब का जो अंतर होता है वो रॉ मटेरियल का ही होता है। जैसे कि ईआरडब्ल्यू ट्यूब बनता है एचआर स्ट्रिप से और प्रेसिजन ट्यूब बनता है सीआर स्ट्रिप से। प्रिसिजन ट्यूब का की एंड यूसेज क्या रहता है? सबसे ज़्यादा तो ऑटो सेक्टर में। अच्छा, ऑटो सेक्टर में। हाँ, आप अपनी कार के अंदर, बाइक के अंदर, इवन साइकिल के अंदर भी जो पाइप देखते हो, वो सब प्रेसिजन ट्यूब से होता है। तो आई थिंक इसमें आपने बताया ट्यूब इन्वेस्टमेंट, गुड लक इंडिया। हाँ, सबसे अच्छी कंपनी इसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद गुडलक इंडिया है, पेन्नार इंडस्ट्रीज़ है, ये स टाटा है, टाटा भी प्रेसिजन ट्यूब काफ़ी बनाती है। तो हमारा काफ़ी हद तक एक क्लैरिफिकेशन आ गया कि अगर हम कार्बन स्टील की वैल्यू चेन पढ़ते हैं, तो हमने ये चीज़ जान ली कि सीमलेस वाले क्या कर रहे हैं। हमने जो डक्टाइल आयरन पाइप्स वाली कंपनीज़ जान ली। हमने फिर आगे जो वेल्डेड पाइप्स में हमने 100 पाइप्स बारे में जान लिया, एच-100, एल-100 पाइप्स बारे में, एंड हमने फाइनली जो ईआरडब्ल्यू पाइप्स है इनके बारे में जान लिया। ये तो हमारा कार्बन स्टील का वैल्यू चेन हो गई। अब साकेत जी चलते हैं टुवर्ड्स द स्टेनलेस स्टील वैल्यू चेन। तो स्टेनलेस स्टील में मैन्युफैक्चरर कौन रहेगा? एंड इनमें जो पाइप्स बन रहे हैं या फिर इनकी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, तो इस पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री की कैसे वैल्यू चेन रहेगी? देखिए, स्टेनलेस स्टील में तो देखिए 2 ही तरह के पाइप होते हैं, एक सीमलेस ट्यूब होते हैं और एक ईआरडब्ल्यू ट्यूब होते हैं। इसमें सीमलेस ट्यूब जिंदल साव बनाता है, रत्नामली बनाता है और एक वीनस पाइप है, वो बनाता है। ईआरडब्ल्यू बनाने वाले बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, अराउंड 100 होंगे। जो स्टेनलेस स्टील का ईआरडब्ल्यू पाइप बनाते हैं, लेकिन उनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं वो सिंपल जो फैब्रिकेशन यूज़ के जो पाइप्स होते हैं, जो आप घरों की रेलिंग में लगे हुए देखते हो हुँ। या जिनसे घरों के आजकल गेट ग्रिल वगैरह बनते हैं, तो ज़्यादातर लोग वो उस तरह के पाइप बनाते हैं। जो इसके अच्छे यूज़ होते हैं, प्रीमियम यूज़ होते हैं, वो आप कह सकते हो कि फूड इंडस्ट्री में जी। अ, मिल्क प्लांट्स हैं जैसे, या फिर फूड का कोई भी प्लांट है, उसमें जनरल कार्बन स्टील का पाइप तो यूज़ कर नहीं सकते, उसमें तो जंग आ जाएगा, वो रिएक्शन कर जाएगा। तो उस सब जगह पर स्टेनलेस स्टील पाइप का यूज़ होता है। फार्मा में, केमिकल्स में स्टेनलेस स्टील का यूज़ होता है। तो वो जो इस तरह के पाइप जो कंपनियाँ बनाती हैं, वो ईआरडब्ल्यू में भी वो वही हैं। रत्नमणि नंबर 1 है उसमें और वीनस है और भी कई अनलिस्टेड स्पेस में भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। एंड आई थिंक हमने काफ़ी बारी इन कंपनीज़ के प्रेज़ेंटेशन में भी देखा कि जो पोर्ट्स होते हैं आपके, मतलब जहाँ पे भी कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया के पास सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है वो स्टेनलेस स्टील से आई थिंक बनाने की कोशिश की जाती है ताकि ज़ंग-वंग थोड़ा कम लगे। ये अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ही एक पास किया है ऑर्डर कि कोस्टल एरिया में बार-बार वो खराब हो जाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर वो स्टील का बनाते हैं, तो उन्होंने ये पास किया है कि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो उसमें वो स्टेनलेस स्टील का यूज़ करेंगे। इवन कोई बिल्डिंग बनेगा तो उसमें जो टीएमटी सरिया लगाना है, वो सरिया भी स्टेनलेस स्टील का यूज़ होगा कोस्टल एरिया में। ये अभी कुछ टाइम पहले ही ऑर्डर आया था। तो उसी के बाद से इंडिया में कई लोगों ने स्टेनलेस स्टील की टीएमटी बनाने का भी प्लान लगाया है। अच्छा, तो स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील में मतलब जो क्रूड या कार्बन स्टील जिसको हम कहते हैं, तो पहले हमने वो वाली वैल्यू चेन सीखी और अभी हम स्टेनलेस स्टील की सीख रहे हैं। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर दोनों में फ़र्क क्या रहता है एंड क्यों स्टेनलेस स्टील का यहाँ-यहाँ जगहों पे यूसेज है एंड कहाँ-कहाँ पे क्रूड स्टील का यूसेज है? स्टेनलेस स्टील की ज़रूरत आपको वहीं पड़ती है जहाँ पर आपको कोरोजन से बचना हो।
अच्छा। तो अदरवाइज़ तो दोनों ही स्टील हैं। लेकिन स्टेनलेस स्टील में एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें निकेल या क्रोम या दोनों डाले जाते हैं, इसीलिए कि जिससे कि उसमें रस्ट ना लगे। तो अदरवाइज़ तो वो महँगा है, नॉर्मल स्टील सस्ता है, तो सब लोग स्टील ही लगाएँगे। लेकिन जहाँ पर आप स्टील लगा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोरोजन से वो खराब हो रहा है, तो इसलिए आप स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हो। तो अपने ये या आपने खाने के आपके बर्तन हैं, तो उसमें भी आपको स्टेनलेस स्टील इसीलिए लगाना पड़ता है क्योंकि साफ-सुथरा काम चाहिए आपको। तो घर के मैं यही पॉइंट पे आ रहा था कि घर के जो बर्तन हैं या फिर घर पे जो चीज़ें कुकिंग में यूज़ हो रही हैं आजकल काफ़ी स्टेनलेस का उसमें एक ट्रेंड चल रहा है। हाँ, अब तो वही ट्रेंड है बिल्कुल स्टेनलेस का, वो तो लेकिन वो रीज़न वही है कि वो उसको आप अच्छे से साफ कर सकते हो, उसमें रस्ट नहीं लगेगा, वही रीज़न है। तो स्टेनलेस स्टील का वैल्यू एडिशन ही ये है कि उसमें एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज़ है। एंड इसमें क्रोम भी डलता है, राइट? कई तरह से बनता है, निकेल डालते हैं, क्रोम डालते हैं और ग्रेड्स होते हैं इसके बहुत सारे। जी। तो वो ग्रेड्स के हिसाब से उसमें निकेल, क्रोम कितना डालना है, उस हिसाब से डाला जाता है। क्योंकि अभी तो हमने जो डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स के हैं, इनका हमने समझा। तो थोड़ा अपस्ट्रीम में भी समझ के फिर हम जो बेसिकली स्टेनलेस स्टील है उसके पाइप्स वालों की फिर एक बारी डिस्कशन करते हैं। तो अपस्ट्रीम में साकेत जी अगर हम एग्जाम्पल लें अब जैसे एक ये भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि आइडिया क्या है इस पॉडकास्ट में हम कन्फ्यूजन सॉल्व करें कि कई लोगों को लगता है कि जो बेसिकली कंपनी लाइक अ जिंदल स्टील एंड पावर इज़ अ कंपेटिटर टू जिंदल स्टेनलेस। मतलब कई लोग जब मेटल सेक्टर लेते हैं तो वो सबको कंपेटिटर डाल देते हैं एक दूसरे के लिए। नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। जी। जिंदल स्टील एंड पावर सिर्फ़ कार्बन स्टील में काम करता है और जबकि जिंदल स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील में काम करता है, तो दोनों का आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट प्राइसिंग है, डिफरेंट मार्केट है। कोई भी लेना-देना नहीं है आपस में। तो कार्बन स्टील में जैसे कंपनीज जो हम देखते हैं सेल हो गया, टाटा स्टील हो गया या फिर आपकी कंपनीज लाइक जिंदल स्टील एंड पावर हो गया या बेसिकली जेएसडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू हो गया, आर्सलरमित्तल, राइट? ये सब आपस में है। तो ये सारी कार्बन स्टील की है। ये सब कार्बन स्टील। इन स्टेनलेस स्टील में कौन-कौन सी होंगी साकेत जी? स्टेनलेस स्टील में देखिए जिंदल स्टेनलेस के पास ही सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। ऑलमोस्ट 80% मार्केट उन्हीं के पास है। और उसके अलावा जो भी कंपनीज़ हैं ज़्यादातर अनलिस्टेड में है, रिमझिम इस्पात है, एक वारिया है और अभी संभव स्टील ने भी स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्शन शुरू किया है और श्याम मेटालिक्स ने भी शुरू किया है। श्याम मेटालिक्स ने भी स्टार्ट एंड स्टेनलेस स्टील के जो पाइप वाले हैं, तो इसमें भी आपने हमें 2 वैल्यू चेन बताई थी। एक बारी हम उसको अगर और एग्ज़ाम्पल्स में ले पाएँ, तो रत्नमणि एक कंपनी है, वीनस एक हाँ, कंपनी है। रत्नमणि, वीनस दोनों ऐसी कंपनियाँ हैं जो स्टेनलेस स्टील का ईआरडब्ल्यू पाइप भी बनाती हैं और सीमलेस पाइप भी बनाती हैं और अ, जिंदल सौ सीमलेस पाइप बनाती है और ईआरडब्ल्यू के तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। अराउंड 100 मैन्युफैक्चरर्स होंगे, राइट। लेकिन ज़्यादातर लोग वही फैब्रिकेशन का पाइप बनाते हैं। एंड एंड एप्लीकेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिक या तो जो कोरोजन वाला जैसे हमने सुना, तो वो सारा एंड एप्लीकेशन रहेगा इसका। ये दोनों तरह से काम करता है। भाई देखिए रेलिंग में अगर ट्यूब लग रही है, तो वो तो ये कि बाहर से साफ-सुथरी होनी चाहिए। आप उस पे हाथ रखो, आपका हाथ ना गंदा हो, तो इसलिए वो स्टेनलेस की ट्यूब लगती है। और जो फूड इंडस्ट्री है में उसमें इनसाइड से अगर कोरोजन लग गया, तो उसके अंदर से अगर आपका कोई खाने-पीने की चीज़ वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है। तो ये तो हमने स्टील ट्यूब सेक्टर हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, इसकी पूरी बात करी। अब हमने देखा है कि और भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, अपोलो पाइप्स है, एस्ट्रल है, आशीर्वाद पाइप अनलिस्टेड के अंदर है। तो ये प्लास्टिक बेस पे काम करती है। तो यहाँ पे किस तरीके का रॉ मटेरियल और कितने किस टाइप की कंपनीज़ हैं? देखिए एस्ट्रॉल और आशीर्वाद ये दोनों कंपनियाँ इस सेक्टर की मार्केट लीडर हैं और इसी सेक्टर में फिर फिनोलेक्स है, प्रिंस है, अपोलो पाइप्स है और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो प्लास्टिक और पॉलीमर कंपाउंड्स ही होते हैं। तो जिसमें सबसे फेमस तो है पीवीसी रेज़िन। पीवीसी रेज़िन से पाइप बनते हैं जो ये एग्री सेक्टर में जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पाइप लगते हैं, तो वो पीवीसी रेज़िन से बनते हैं। यूपीवीसी पाइप पीवीसी रेज़िन से बनता है। फिर एक होता है सीपीवीसी, राइट। वो एक अलग कंपाउंड है सीपीवीसी का। उससे सीपीवीसी पाइप बनता है, वो भी सारा प्लम्बिंग में यूज़ हो रहा है आजकल। पीपीआर होता है, वो एक अलग कंपाउंड है। तो पीपीआर भी पहले तो बहुत फेमस हुआ था, लेकिन आजकल सीपीवीसी सबसे ज़्यादा चल रहा है प्लम्बिंग में। और एक नया आया है अब ओपीवीसी पाइप, जो डीआई पाइप का सब सब्स्टिट्यूट है।
तो ये कंपनियाँ बना रही हैं। तो ओपीवीसी का भी सारी कंपनियाँ लगभग मशीनें लगा रही हैं, तो धीरे-धीरे ओपीवीसी भी प्रोडक्शन में बहुत लोग आ जाएँगे। तो इसमें जैसे आई थिंक सुप्रीम इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो वेरी बिग कंपनी। हाँ, सुप्रीम बिल्कुल, सुप्रीम बड़ी कंपनी है। मैं सुप्रीम का नाम उस समय लेना भूल गया। हाँ, सुप्रीम तो सबसे बड़ा है इसमें। तो ये कौन से मतलब ये भी पीवीसी सीपीवीसी दोनों ही कर हाँ, यूपीवीसी, सीपीवीसी सब बनाती है सुप्रीम। एंड एस्ट्रल भी सब कुछ कर रहेगी। हाँ, एस्ट्रॉल भी सब कर रही है। आशीर्वाद भी, सभी मतलब सभी लोग सभी चीज़ें बना रहे हैं। म म ये इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं कि आपके पास रेंज पूरा नहीं होता अगर आप एक चीज़ नहीं बनाओगे। आज की डेट में एक रिटेलर को सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो सभी बनानी पड़ती हैं। एंड अपोलो पाइप्स भी इसी। हाँ, अपोलो पाइप भी, एग्री, यूपीवीसी, सीपीवीसी सभी बना रही है। एचडीपीई भी बना रही है। तो इनका इनका भी साकेत जी एंड एप्लीकेशन क्या रहता है यूजुअली? क्योंकि मैंने तो घर के जो वॉशरूम्स होती हैं उनमें भी काफ़ी देखी है तो। हाँ, तो सबसे ज़्यादा यूज़ तो प्लंबिंग में ही हो रहा है और दूसरा फिर ट्यूबवेल बोरिंग, जो सबमर्सिबल्स लग रहे हैं सारा जो भी ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उस समय ये पाइप लगता है। इसके अलावा नहर से भी जो पानी अगर खेतों में ले जाना है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई पाइप लगाना ही पड़ता है, तो उसमें भी पीवीसी पाइप ही लगते हैं। एचडीपीई पाइप लगते हैं ज़्यादातर उसमें। पीवीसी का जो रॉ मटेरियल है जो पीवीसी पॉलीविनाइल हाँ, क्लोराइड करके एक चीज़ पॉलीविनाइल है। क्लोराइड। तो ये इंडिया में भी मैन्युफैक्चर्स है या इंपोर्ट भी होता है ये बाहर से? इम्पोर्ट ही ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में वैसे रिलायंस के पास अच्छी कैपेसिटी है, रिलायंस बनाता है, लेकिन डिमांड इंडिया में ज़्यादा है, इतना मैन्युफैक्चर नहीं होता है, इसलिए इम्पोर्ट भी रेगुलर होता है। क्योंकि हम देखते हैं आई थिंक वो एक केम्प्ला सनमार भी एक कंपनी हाँ, है तो। वो भी बनाते हैं, फिनोलेक्स भी बनाता है। फिनोलेक्स जो अपना पाइप पाइप भी बनाता है वो, और वो पीवीसी रेज़िन भी बनाते हैं। तो लेकिन फिर भी इंडिया में इतनी प्रोडक्शन नहीं है पीवीसी रेज़िन की जितनी डिमांड है। राइट एंड सीपीवीसी का मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो भी कुछ। हाँ, सीपीवीसी कंपाउंड भी इंडिया में इम्पोर्ट ही होता है, मेजरली बहुत कम इंडिया में बनता है, ज़्यादातर इम्पोर्ट ही होता है। और उसको इम्पोर्ट में भी अब तो ख़ैर बहुत कंपनियाँ बनाने लगी हैं, लेकिन आज से 8-10 साल पहले तो बड़ी गिने-चुने लोग थे वर्ल्ड वाइड भी, जो उसे बनाते थे और उनका टाई अप हो जाता था जिसके साथ में सिर्फ़ उसी को माल देते थे। तो थोड़ा-सा इंडस्ट्री उस समय कंसोलिडेटेड थी। इसी कारण से एस्ट्रॉल और आशीर्वाद वग़ैरह इसी वजह से काफ़ी आगे बढ़ गए थे उस समय, लेकिन अब तो सबको मिल जाता है। इतना मुश्किल नहीं है अब कंपाउंड मिलना। तो आई थिंक होपफुली अभी तक जो हमने पॉडकास्ट शूट करा साकेत जी, तो जो ऑडियंस है हमारी, जो भी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है एसओआईसी की, तो सबको एटलीस्ट क्लैरिटी आ गई अब कि क्रूड स्टील से कितने किस तरीके के पाइप्स बनते हैं, स्टेनलेस स्टील से किस तरीके के पाइप्स बनते हैं और प्लास्टिक से किस तरीके के पाइप्स बनते हैं। तो होपफुली इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं करेगा कि मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि एस्ट्रल एपीएल अपोलो का कंपेटिटर है। तो ऐसी कोई बात कभी यहाँ से होपफुली ना करे। हाँ, होनी तो नहीं चाहिए और फिर भी कुछ होती है तो पूछ ले फिर से। अब इसी फिर बता पॉडकास्ट देंगे। करे भाई कर ले। हाँ जी, हाँ। तो लिंक टू दिस कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जब हम स्टील ट्यूब और स्टेनलेस स्टील इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो कंपनीज की भी डिफरेंट डिफरेंट बात करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में क्या की मेट्रिक्स होते हैं ट्रैक करने के लिए कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या मेट्रिक हो गया, कैपेसिटी का क्या हो गया, तो हम कौन से की मेट्रिक्स हमें ट्रैक करने चाहिए? की मैट्रिक्स तो देखिए ईविटा पर टन ही है सबसे बड़ा और उसके बाद फिर कैपेसिटी नई कैपेसिटी कितनी लग रही है। तो अभी ईविटा पर टन डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। डिमांड एंड सप्लाई तो इन सारे प्रोडक्ट्स में बहुत की फैक्टर है। देखिए हैं तो ये भी सारी कमोडिटीज़ ही। जितने भी तरह के पाइप्स हैं सभी की गिनती कमोडिटी में ही होती है। तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ईविटा पर टन चेंज होता है। और उसके अलावा कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत सारे लोगों का हमें देखने को मिलता है, लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन से ये भी दुधारी तलवार है। आप ये देखो कि जिस समय कैपेसिटी एक्सपेंशन आपने कर लिया और डिमांड नहीं है या ईबिटा पैटर्न उस समय बहुत डाउन चला गया है, तो वही कंपनियाँ डेट ट्रैप में फँस जाती हैं, अगर डेट ज़्यादा लिया हुआ है तो। और अगर सही टाइम पे आपने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है और डिमांड और मार्जिन आपको आ गया, तो फिर आप एकदम से बारे-न्यारे हो जाते हैं। तो इबिट्टा पर टन माने कि कामकाजी मुनाफा पर टन कितना कमा रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है कि हाईएस्ट इबिटा पर टन या इबिटा पर किलो भी कई लोग देखते हैं, तो हाईएस्ट कौन सी पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में होगा और किन इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी कंपनी का मतलब क्यों क्या वो कुछ डिफरेंट कर रही है जिससे उनका इबिटा पर टन या इबिटा पर किलो हाईएस्ट आ रहा हो?
ये तो देखिए चेंज होता रहता है इसमें। जैसे वही है ना, साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो साइक्लिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं वो भी मतलब उसमें चेंज होते रहते हैं। कभी तो स्टील मेकिंग में बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता है और कभी कन्वर्जन में मुनाफा बढ़ जाता है। तो ये भी चेंज होता रहता है। तो उसके अलावा इनोवेशन, वो तो सबसे बड़ा की फैक्टर है। अगर आपको मार्जिन अपना बढ़ाना है तो जो लोग इनोवेट कर रहे हैं वो इस चीज़ को, साइक्लिकलिटी को भी बीट कर देते हैं अपनी इनोवेशन से। तो जैसे एपीएल अपोलो है, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा इनोवेशन किए हैं, इतनी ज़्यादा काम, मतलब अगर लिस्ट बनाओ आपकी पाइप इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों में क्या-क्या हुआ है, तो उसमें से 10 में से 9 काम एपीएल अपोलो के किए किए हुए मिलेंगे। तो उन्होंने इतने ज़्यादा नए काम किए, इसी वजह से वो साइक्लिकलिटी को भी बीट कर देते हैं और मार्जिन्स को अपने इंटैक्ट रखते हैं। यहाँ पे आई थिंक एक और भी क्वेश्चन रिलेटेड आता है कि एक तो धंधे मेटल के हैं और एक बिज़नेसेस हैं कन्वर्जन के। तो क्या हमारा ये अंडरस्टैंडिंग सही रहेगा ऑडियंस के साथ कि जो भी हमने पाइप बिज़नेसेस की बात करी, ये कन्वर्टर्स हैं? हाँ, बिल्कुल। ज़्यादातर पाइप कंपनीज़ जो हैं उनको कन्वर्टर ही बोला जाता है, क्योंकि कन्वर्टर मुझे लगता है कि कन्वर्टर इसलिए बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 90% तो रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है। जो भी आपका सेल वैल्यू है, उसमें 90% के आसपास तो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, तो इसलिए कन्वर्टर ही बोला जाएगा, और क्या बोलेंगे। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 10-12% का है। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ऑपरेटिंग उसमें जो है इवन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ गए। अच्छा, जो एबिटा मार्जिन है वो मतलब थिन रहता है इंडस्ट्री का। हाँ, एबिटा मार्जिन थिन रहता है। एंड जो मेटल कंपनीज़ हैं वो हमारी टाटा स्टील और ये सारी कंपनीज़ हो गई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमेशा साकेत जी मेरे को कभी-कभी बॉदर भी करता है और ये मैं सोचता भी हूँ उसके बारे में कि अगर यहाँ पे जैसे कंपनीज़ का पाइप्स में अब देख रहे हैं कि मार्केट कैप बड़े हो रहे हैं, कोई 40,000 करोड़ की कंपनी होगी, कोई 50,000 करोड़ की कंपनी होगी, तो मेटल वालों के पास तो रॉ मटेरियल भी है, आयरन ओर की भी माइन्स हैं, कोल के भी ब्लॉक्स हैं एंड पूरा एचआर कॉइल का प्रोडक्शन का भी वो है। तो वो खुद ही क्यों नहीं मतलब कन्वर्टिंग वाला काम ज़्यादा स्टार्ट कर लेते? देखिए, एक तो जो प्राइम प्रोड्यूसर्स हैं स्टील में, उनके साथ एक दिक्कत तो ये है कि जिस समय साइकिल का डाउनटर्न आता है, उस डाउनटर्न में अगर उनका मार्जिन हिट हो गया, तो वो कंटिन्यूअसली उसी तरह से चलता है कि अगर 2 साल का पीरियड है, लीन पीरियड वो, तो 2 साल तक उनका मार्जिन खराब ही रहता है। तो जबकि कन्वर्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्टर्स को जिस क्वार्टर में प्राइस डाउन आया, उस क्वार्टर में तो हिट लगेगा। हिट 2 तरीके से लगता है। एक तो जब प्राइस डाउन आते हैं तो सारे डीलर्स डीस्टॉकिंग करते हैं। डीस्टॉकिंग की वजह से डिमांड बहुत पुअर हो जाती है। दूसरा फिर इन्वेंटरी लॉस। तो दोनों चीज़ों का हिट वो एक ही क्वार्टर में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वार्टर में आके खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर वो स्मूथ चलते हैं। प्राइस डाउन चल रहे हैं, लेकिन उनका काम स्मूथ चलता है। जबकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए तो जब तक प्राइस वापस अप नहीं जाएँगे, तब तक की उनका मार्जिन हिट रहता है। तो कन्वर्टर यहाँ पर थोड़ा-सा उनको बेनिफिट है एक्स्ट्रा। और बात आपने की कि वो लोग क्यों नहीं कन्वर्टर बनते, तो आजकल तो सब कन्वर्टर बनते जा रहे हैं। सभी लोग वैल्यू एडिशन में आ गए हैं। टाटा स्टील तो बहुत पहले से पाइप बनाता है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया पाइप का अपने, लेकिन वो पाइप हमेशा से बनाते हैं। जेएसपीएल ने भी अब पाइप बनाना स्टार्ट कर दिया है, जेएसडब्ल्यू ने भी पाइप बनाना स्टार्ट कर दिया है। आर्सलर मित्तल ने पाइप बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया है। अच्छा, उसमें उन्हें मज़ा नहीं आया। आई थिंक ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जिनको कई मतलब क्योंकि एबिटा पर टन बहुत ज़्यादा बनता होएगा या फिर स्केल बहुत बड़ा होएगा बिज़नेस का, हुँ। तो उनके लिए छोटे स्केल पे पाइप बना के बेचना वो शायद से तो उतना मतलब कंपनीज़ को मज़ा नहीं आता रहेगा। हाँ, कुछ प्लानिंग का भी अंतर होता है। एक्चुअल में आर्सलर मित्तल का प्लान नहीं था पाइप बनाने का यहाँ इंडिया में। उन्होंने वो उत्तम स्टील को टेक ओवर किया था। तो उत्तम स्टील में पहले से ट्यूब मिल्स लगी हुई थी, तो उन्होंने कुछ टाइम तक उसे चला कर के पाइप बेचा, फिर उन्हें लगा कि हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में ये बहुत छोटा है, इस पर ध्यान देना बेकार है, तो उन्होंने उसे बंद कर दिया। तो लेकिन जेएसडब्ल्यू और जेएसपीएल ने तो दूसरी तरीके से सोचा होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि उनका जो एचआर कॉइल है, अगर वो एचआर कॉइल कोई वैल्यू एडिशन करके बेचेंगे,
तो उनका एचआर कॉइल का बेचने का प्रेशर कम हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई शायद उन्होंने पाइप बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे साकेत जी लिंक्ड क्वेश्चन आता है कि कई इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे विनर टेक्स ऑल होता है। जैसे टेलीकॉम में हमने देखा कि अब सिर्फ 3-4 ही लोग रह गए। कई इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मल्टीपल विनर्स इमर्ज कर जाते हैं। तो जब हम ईआरडब्ल्यू वैल्यू चेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा कि एक सक्सेसफुल कंपनी में क्या ट्रेड्स होते हैं? चाहे हम ईआरडब्ल्यू की वैल्यू चेन पढ़ें या फिर चाहे हम मल्टीपल और भी हम इस मेंटल मॉडल को और भी सब इंडस्ट्रीज़ में लगा सकते हैं, मतलब पाइप्स की। और एक और क्वेश्चन यहाँ से इस बेसिकली लिंक टू ईआरडब्ल्यू पाइप्स ही रहेगा कि हमने देखा कि ईआरडब्ल्यू पाइप्स में भी कई इंटीग्रेटेड प्लेयर्स होते हैं, कई नॉन इंटीग्रेटेड प्लेयर्स होते हैं, पतरा की भी बहुत लोग बात हुँ। करते हैं। तो मैं अगर सिर्फ इसी पर्टिकुलर सब सेक्टर की बात करें तो इसमें हम कैसे सोच सकते हैं एज एन इन्वेस्टर कि कैसे इसमें वैल्यू चेन है, कैसे इसमें तरीके के पाइप्स हैं, तरीके के प्लेयर्स हैं और कैसे एक जो अच्छी कंपनी होती है, जो कंपनी अच्छा करती है, उनमें क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं? देखिए, पाइप है तो एक कमोडिटी जैसा हमने पहले बताया, और ईआरडब्ल्यू पाइप बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ईज़ी काम है, जो भी मिल लगाएगा ईज़िली मिल लग जाती है और पाइप बनना शुरू हो जाता है। तो फिर भी इसमें जो विनर बनता है, वो विनर जो अभी हमने देखा है लास्ट फ्यू इयर्स में, तो विनर बना है, वो इनोवेशन के बल पर बना है, एग्रेशन से बना है, रिस्क लेने से बना है। अभी इंडिया में जो सक्सेस मिली है, अभी हमने बात की कि एपीएल अपोलो ही बहुत बड़ा विनर इमर्ज हुआ है, तो उन्होंने इनोवेशंस बहुत ज़्यादा किए हैं। इतनी नई-नई चीज़ें वो लेकर आए हैं, और वो उनकी उन नई चीज़ों को लाने से खाली ये नहीं कि एपीएल अपोलो ट्यूब को ही फ़ायदा हुआ है, पूरी इंडस्ट्री का जो सीन है वो चेंज हो गया है। फर्स्ट टाइम इंडिया में उन्होंने प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब बनाया और बेचा, और उसके बाद आज आई थिंक इंडिया में 1 लाख टन से ज़्यादा प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब बनता होगा महीने में। और इसी तरह से उन्होंने सीआरएफएस लॉन्च किया था। तो सीआरएफएस से भी पाइप कभी इंडिया में पहले नहीं बना था, उन्होंने ही ये सोचा और फिर बनाया। फिर उन्होंने शेप्स लॉन्च की, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाया अपना, इतने सारे एसकेयूज़ बनाए। फिर उससे भी आगे बढ़ गए, चौखट का डिज़ाइन बनाया और वो भी सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसी बहुत सारी इनोवेशंस उन्होंने की, डीएफटी टेक्नोलॉजी लाए। तो विनर बनने के लिए मुझे तो लगता है कि यही सबसे बड़ा गुण है कि आप इनोवेशन की तरफ आपका दिमाग हो और आप बराबर एक के बाद एक करते रहो। ये नहीं कि बस आपने एक कर दी और चुपचाप बैठ गए। राइट। आप लगातार कुछ ना कुछ नया मार्केट को देते जा रहे हो एक के बाद एक। एंड यहाँ पे जब जैसे क्योंकि इस इंडस्ट्री को काफ़ी टाइम से हम लोग भी देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा है कि कई कंपनीज़ हैं जो कहती है कि हम इंटीग्रेटेड हैं, कई कहती है हम नॉन इंटीग्रेटेड हैं, कई कहती है हम पतरा से भी पाइप बनाते हैं। तो पतरा, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड इन टर्म्स को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम कैसे एक बेसिकली इसको जानें? देखिए, इंटीग्रेटेड प्लेयर का तो यही मतलब है कि मैं तो समझता हूँ कि अगर आपके अंदर आयरन ओर आ रहा है और बाहर पाइप निकल रहा है, तो वो कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एक है। इंडिया में इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स बहुत कम हैं, और उसमें भी क्वालिटी का बहुत इशू है। अभी तक जितने भी लोगों ने इंटीग्रेटेड प्लांट्स लगाए, तो उनका जो आउटपुट है, जो फाइनल जो प्रोडक्ट मार्केट में है, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज़ आई हैं जिन्होंने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, नहीं तो ये इंटीग्रेटेड का कांसेप्ट तो पिछले 10-15 साल से चल रहा है, लेकिन कोई भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। लेकिन अब जा कर के अच्छे प्रोडक्ट आए हैं मार्केट में, अब मुझे लगता है कि ये कांसेप्ट हिट रहने वाला है। तो यहाँ पे कंपनीज़ कौन-कौन सी रहेंगी इंटीग्रेटेड में? देखिए, पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि पाइप के बनने से पहले के क्या-क्या प्रोसेस है। सबसे पहले देखिए, शुरुआत होती है कहानी की आयरन ओर से। आयरन ओर से बनता है स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन से बनता है लिक्विड मेटल, और लिक्विड मेटल हाथ के हाथ वो कन्वर्ट हो जाता है बिलेट में या स्लैब में। उसको फिर रोल करके बनाते हैं एचआर स्ट्रिप, और उस स्ट्रिप से बनता है फिर पाइप। जो एचआर कॉइल कहते हैं हम। जिसको हम एचआर कॉइल भी कहते हैं, और उसको हम पतरा भी बोलते हैं। मतलब जो अगर वो छोटे प्लांट से बनाए तो वो पतरा है, और अगर वो अच्छे बड़े प्लांट से बनाए तो वो एचआर स्ट्रिप है।
आई थिंक ऑडियंस के लिए और ऐसे सिंप्लीफाई हो सकता है कि हमने देखा है ट्रक के पीछे जो गोल-गोल चीज़ें ऐसे ओपन में जा रही होती है हाँ जी, स्टील हाँ की, जी। तो एचआर कॉइल। वो एचआर कॉइल होती है। वो एक ही कॉइल का वेट 25 टन, 30 टन ऐसे होता है, जो आप टेलर्स में जाते-आते देखते हो। और वो जो 25 टन, 30 टन की एचआर कॉइल्स होती हैं, वो सिर्फ़ ब्लास्ट फर्नेस रूट से बनती हैं बड़े प्लांट्स में, जो इंडिया में स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू और आर्सेलरमित्तल, यही लोग बनाते हैं। गिने-चुने हुए आप उँगलियों पर गिन सकते हो, वही लोग वो एचआर कॉइल बनाते हैं। और उसके बाद नैरो विड्थ एचआर कॉइल है, जो नैरो विड्थ एचआर कॉइल इंडिया में इस समय सिर्फ़ 3 लोग बना रहे हैं। अ, काफ़ी लोगों ने नैरो विड्थ एचआर कॉइल बनाने की कोशिश इंडिया में की है पिछले 25-30 सालों में, लेकिन सक्सेस सिर्फ़ अभी तक ये 3 लोग ही हुए हैं। हुँ। तीसरे भी अभी नए-नए ही स्टार्ट किया है उन्होंने, एक पंजाब की कंपनी है, तो उन्होंने नया स्टार्ट किया है, तो होपफुली वो सक्सेसफुल हो जाएँगे। और उससे पहले 2 लोग और हैं, एक संभव स्टील है रायपुर में और एक ए1 स्टील है लुधियाना में, जो पहले से एचआर स्ट्रिप बना रहे हैं, नैरो विड्थ। और इसके बाद जो इसके नीचे की क्वालिटी का मटेरियल होता है, उसे हम लोकल लैंग्वेज में पतरा बोलते हैं। वैसे तो टेक्निकली तो वो भी ऐसे एचआर स्ट्रिप ही है, हुँ, लेकिन वो उसके साइज़ रेंज बहुत लिमिटेड है, थिकनेस रेंज लिमिटेड है, क्वालिटी इंफीरियर है, तो उसे यहाँ पर हम पतरा बोलते हैं। राइट। तो एपीएल, अपोलो या सूर्य रोशनी ये सारी कंपनीज़ क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है कि अगर हम कहें कि ये नॉन इंटीग्रेटेड कंपनीज़ हैं, ये एचआर कॉइल बाहर से खरीद। ये तो सिर्फ़ कन्वर्टर्स ही हैं। अच्छा। एपीएल, अपोलो या सूर्य रोशनी तो एचआर कॉइल लेती हैं अपना बड़े स्टील प्लांट से, जो मैंने 5 नाम बताया आपको, इनसे एचआर कॉइल खरीदा और उससे ट्यूब बनाया। तो ये कन्वर्जन का ही काम करते हैं। इंटीग्रेटेड स्टील प्लेयर में लिस्टेड स्पेस में तो आज की डेट में आई थिंक हरिओम ही है, और जो ये कंपनी अभी आने वाली है अपना आईपीओ लेकर के, वो संभव स्टील है। हरिओम पत्रा से करती है इंटीग्रेशन या फिर कैसे? हरिओम पाइप स्पॉन्ज से शुरू करती है, उसके पास स्पॉन्ज आयरन है, लेकिन उनकी स्पॉन्ज आयरन कैपेसिटी काफ़ी कम है। जितना वो पाइप बनाते हैं उसके मुकाबले स्पॉन्ज आयरन तो आई थिंक वो सिर्फ 36,000 पर टन का उनका कैपेसिटी है, जबकि पाइप वो एनुअल पाइप कैपेसिटी उनकी करीब 2 लाख टन है। अरे 2 लाख टन की वहाँ हाँ, की। एनुअल कैपेसिटी। तो साकेत जी, वैसे इंडिया में अगर हम टोटल ईआरडब्ल्यू ट्यूब्स का प्रोडक्शन देखें तो इन टोटैलिटी कितना प्रोडक्शन रहता है? मैं आपको पूरे स्टील के प्रोडक्शन से शुरू करता हूँ ये। इंडिया में अभी स्टील टोटल स्टील का जो कैपेसिटी है वो 200 मिलियन टन का है। और एफवाई 25 का अभी डेटा आया नहीं है ऑफिशियल, लेकिन मुझे लगता है कि 150 मिलियन टन स्टील इंडिया में बना होगा एफवाई 25 में। और अगर हम ट्यूब की बात करें तो सारे ट्यूब्स अगर मैं मिला लेता हूँ, जिसमें ERW, सॉ, सीमलेस और DI पाइप सब अगर हम मिला लें, तो ये मोर देन 20 मिलियन बना होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो अराउंड 14% स्टील पाइप्स में खपत हुआ है। अच्छा। इसके अलावा अगर आप ये स्टडी करें कि आज से 10 साल पहले इंडिया में स्टील कितना बनता था और पाइप कितना बनता था, तो आपको पता चलेगा कि जितना इंडिया में स्टील कैपेसिटी का ग्रोथ हो रहा है, उससे डबल रेट से पाइप कैपेसिटी का ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि पाइप के नए-नए यूजेस आ रहे हैं, जो पहले नहीं थे। उस वजह से पाइप का ग्रोथ स्टील की ग्रोथ से डबल है। अब अगर हम ERW पाइप की बात करें, तो FY 25 में मेरी अपनी कैलकुलेशन है ये, 12 टू 14 मिलियन टन ERW पाइप बना होगा। एंड इसमें लगभग इंडस्ट्री में प्लेयर्स कितने होंगे अपने मोटा-मोटा? प्लेयर्स तो मोर देन 100 है। अच्छा, मोर देन। छोटे-बड़े सब अगर हम मिलाएँ, ऑर्गेनाइज़्ड, अनऑर्गेनाइज़्ड, पतरे वाले, एचआर कॉइल वाले, सबको अगर हम टोटल करें तो आई थिंक 150 प्लेयर्स होंगे ऑल ओवर इंडिया। तो लिंक टू दिस इंडस्ट्री साकिब जी, एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर्स की बात करी, तो पहले नॉन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर्स में इबिट्टा पर टन हाईएस्ट कैसे हम देख सकते हैं और क्या मेट्रिक ट्रैक करें कि कौन सी कंपनी का हाईएस्ट है बिकॉज ऑफ इनोवेशन एंड ऑल दीज थिंग्स? ना, एपीएल अपोलो का ही हाईएस्ट चल रहा है। तो अराउंड उनका 4000 से 5000 के बीच में एबिटा पैटर्न रहता है। इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं उनका इससे कम रहता है, वो सब आजकल लोग पब्लिश करते ही हैं। लेकिन जो अनलिस्टेड स्पेस के कुछ प्लेयर्स हैं ना इसमें, जैसे जिंदल्स हैं, तो जिंदल वालों का भी अच्छा ब्रांड वैल्यू है, हमेशा से बहुत पुरानी कंपनियाँ हैं।
तो वो लोग भी 4000 से 5000 का EBITDA रखते हैं। एंड इंटीग्रेटेड प्लेयर्स में क्या ईबिटा रहेगा? इंटीग्रेटेड देखिए ये सिर्फ़ एक सिंगल ऑपरेशन कर रहे हैं। हुँ, जितने भी ये कन्वर्टर्स हैं, इनका एक सिंगल ऑपरेशन है, एचआर कॉइल खरीदा और उससे पाइप बना दिया। इंटीग्रेटेड वाले को बहुत सारे ऑपरेशंस करने होते हैं। आप देखिए पहले उसने स्पॉन्ज आयरन बनाया है, फिर बिलेट बनाया, फिर स्ट्रिप बनाया, फिर पाइप बनाया। उसके 4 ऑपरेशंस हो गए। हुँ, तो चूँकि इंडस्ट्री में साइकिल बहुत तेज़ी से चेंज होता है, तो इन चारों का भी चारों प्रोसेस का भी जो साइकिल है, वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है। कभी तो पता चलता है कि स्पॉन्ज आयरन बनाने में ही 5000 रुपए टन की कमाई आ गई और कभी स्पॉन्ज आयरन की कमाई एकदम से 1000 रुपए टन पे हो जाती है। फिर ऐसे ही बिलेट है, तो बिलेट में कभी बहुत ज़्यादा कमाई कभी भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी बिलेट में 1000 डेढ़ हज़ार रुपए टन की कमाई कभी आ जाती है और कभी चली जाती है। फिर स्ट्रिप है, स्ट्रिप में भी फ्लक्चुएट करती है, कभी 2000 रुपए टन की कमाई आती है, कभी इसमें भी 5-5 हज़ार रुपए टन की कमाई आ जाती है। तो इस तरह से रहता है। तो ओवरऑल लेकिन इंटीग्रेटेड प्लेयर का फ़ायदा ये है कि कभी किसी चीज़ में कमाई आ रही है, कभी किसी चीज़ में कमाई आ रही है। ओवरऑल अगर उसने जो है चारों प्रोसेस मिला कर के 8000 रुपए टन कमा लिया, तो मैं समझता हूँ कि इट्स सफिशिएंट। मतलब 7 से 8,000 रुपए का ईबिटा पर टन वो 8000 रुपए का 4 प्रोसेस करने के बाद 8000 रुपए तो आपको मिलना ही चाहिए मुझे लगता है। राइट। पर नॉन इंटीग्रेटेड वाले इंटीग्रेशन में क्यों नहीं जाते वैसे? देखिए एचआर कॉइल ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, हुँ, इनको चाहिए एचआर कॉइल। और एचआर कॉइल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आजकल जो भी नए प्लांट लगते हैं वो सीधा फिर 5 बिलियन टन से कम का तो कोई लगता नहीं है। अब 5 बिलियन टन के प्लांट के लिए 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का कैपेक्स है। लैंड एक्विजिशन वगैरह बहुत बड़ा लैंड चाहिए होता है, वो सब प्रॉब्लम्स हैं। तो आप देखो पॉस्को आया था इंडिया में, वो 10 साल लगा रहा स्टील प्लांट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसका एमओयू वगैरह सब हो गया। लेकिन वो 10 साल तक मेहनत करता रहा, उसे बेचारे को ज़मीन ही नहीं मिली हुँ, और वो वापस चला गया अपना सारा खर्चा नुकसान करके। तो स्टील प्लांट लगाना देखिए इतना आसान काम नहीं है, ये टफ जॉब है। राइट। तो शायद इसलिए नहीं जाते ये बड़े लोग जो है इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। दूसरा एक रीज़न शायद ये हो सकता है कि इंडिया में एचआर कॉइल का जो कैपेसिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सभी लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, आर्सलर मित्तल, जो 5 प्लेयर हैं, पाँचों के पाँचों ही एक्सपेंशन में लगे हुए हैं और एवरी ईयर ये लोग अराउंड 10 टू 20 बिलियन टन का कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए शायद इन लोगों को लगता होगा कि हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा कैपेक्स है, बड़ा रिस्क है। हुँ, बड़ा कैपेक्स कर दिया और इंडस्ट्री का डाउनटर्न आ गया, तो लेने के देने पड़ जाएँगे। शायद ये डर हो सकता है, मुझे लगता है। इसलिए नहीं जाते बैकवर्ड में। राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है एचआर कॉइल में तो ठीक है 30-40 हज़ार करोड़ तो लगता है बट फिर भी हमने देखा सम कंपनीज़ आर इंटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नैरो विड्थ एचआर कॉइल। तो ये कंपनीज़ कैसे कर रही हैं और यहाँ पे किस-किस टाइप की कंपनीज़ हैं? एंड क्या यहाँ पे मतलब सक्सेस के क्राइटेरियाज़ रहते हैं? देखिए वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो पाइप का मैन्युफैक्चरर है वो चाइना ही है। सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर भी वही है, सबसे बड़ा पाइप मैन्युफैक्चरर भी वही है। तो चाइना में हमने जाकर देखा कि वो एक बड़े साइज़ के जो पाइप होते हैं, उसके लिए तो एचआर कॉइल यूज़ करता है और जितने भी छोटे साइज़ के 4 इंच एंड बिलो डाया के जितने पाइप हैं, उनके लिए वो लोग एचआर कॉइल यूज़ नहीं करते, वो नैरो विड्थ स्ट्रिप यूज़ करते हैं। जबकि हमने इंडिया में ये देखा कि या तो इंडिया में पतरा मैन्युफैक्चरर है या फिर एचआर कॉइल से पाइप बनाने वाले लोग हैं। तो अगर किसी को अच्छी क्वालिटी का पाइप चाहिए, तो वो स्मॉलर डाया का पाइप भी एचआर कॉइल से ही बनाकर बेच रहा था। क्योंकि जो पतरा मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है कि इंडिया में नैरो विड्थ एचआर कॉइल क्यों नहीं बनती है? बहुत सारी कंपनियाँ लेकिन आई हैं, बहुत सारी कंपनी ने कोशिश की है। एक राठी स्टिप आई थी, जिंदल स्टिप आई थी, ओरिएंट थी एक कंपनी फरीदाबाद में। राजेंद्रा ट्यूब ने रायपुर में एक प्लांट लगाया था नैरो विड्थ का। तो पिछले 25-30 साल में नैरो विड्थ के बहुत सारे प्लांट इंडिया में लगे। लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता रीज़न क्या था, लेकिन वो एक्चुअल में सही क्वालिटी का प्रोडक्शन ही नहीं कर पाए थे। कुछ ना कुछ उन्हें प्रोडक्शन में ही इश्यू आया था। जो इस नैरो विड्थ में इंडिया में सक्सेस हुए, वो सिर्फ़ आज की डेट में तो 2 या 3 ही लोग हैं।
एक लुधियाना में कंपनी है, उन्होंने करीब 25 साल पहले प्लांट लगाया था और उनका प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, लेकिन वो 10-12 हज़ार टन ही महीने का माल बनाते हैं, तो कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन उनका नहीं है। दूसरा एक प्लांट संभव स्टील का रायपुर में लगा, जो पूरा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है उनका, और उनका जो नैरो विड्थ स्ट्रिप है, वो मार्केट में वेल एक्सेप्टेड है, अच्छी क्वालिटी का है। थर्ड प्लांट अभी एक और मंडी गोविंदगढ़ में लगा है, उन्होंने अभी प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तो उन्हें इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लेकिन लगता है कि वो सक्सेसफुल हो जाएँगे। तो ज़्यादा नैरो विड्थ स्ट्रिप बनाने वाले इंडिया में है ही नहीं। लेकिन जो स्मॉलर डाई का पाइप है, वो नैरो विड्थ स्ट्रिप से बनाने में अच्छा पड़ता आता है। अच्छा। और जो पतरा में से पाइप बनाने वाले लोग हैं, उनकी जो साइज़ रेंज है वो बहुत लिमिटेड है, एसकेयूज़ बहुत लिमिटेड है। जब आप नैरो विड्थ स्ट्रिप में जाते हो तो आपकी एसकेयूज़ वो डबल या डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हरिओम पत्रा से कत्तर है? हाँ, हरिओम का जो पाइप आता है वो पतरे से बनाते हैं वो, पतरा भी वो इन हाउस बनाते हैं। लेकिन उनका इंटीग्रेशन पूरा नहीं है, क्योंकि वो फिगर्स में मिसमैच है। वो स्पॉन्ज सिर्फ 36,000 बनाते हैं, पाइप 2 लाख टन बनाते हैं, तो वो उनका मिसमैच है। संभा वालों ने बहुत अच्छा प्लांट लगाया है और उन्होंने सिंक्रोनाइज भी बहुत अच्छे से किया है। उनका साइज रेंज बहुत ज़्यादा है, वो अभी 5 इंच डाया तक का पाइप बना रहे हैं अपने मिल में, और उसका जो स्ट्रिप है वो भी उनका इन हाउस है। और उससे पहले जो ये लिक्विड मेटल बनना है, स्पॉन्ज बनना है, सभी कुछ उनका इन हाउस है, तो उन्होंने अच्छा इंटीग्रेशन किया है राइट। और उनका जो क्वालिटी है वो भी मार्केट में वेल एक्सेप्टेड है। तो ये तो साकेत जी हमने एआरडब्ल्यू पाइप्स की भी इंडस्ट्री बहुत डिटेल में समझी। अब एक क्वेश्चन ओवरऑल इंडस्ट्री पे आता है स्टील पाइप्स की या फिर किसी भी तरीके के पाइप्स हो गए। तो इस इंडस्ट्री में आई थिंक पूरी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? एंड रिस्क फैक्टर के साथ-साथ कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग बिज़नेसेस हैं जिन्होंने बिज़नेस मॉडल अच्छा एस्टैब्लिश करा है? देखिए, इस तरह की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो आपकी यही है कि आप अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को लो रखो और सेलिंग में आपको बाज़ार से प्रीमियम मिले। तो वो तो आज की डेट में सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल है वो फिर से एपीएल अपोलो ही है। उन्होंने इतनी बड़ी प्रोडक्शन और इतनी एसकेयूज़ होने के बावजूद अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को बिल्कुल लिमिटेड रखा हुआ है, और बाज़ार में उनका जो प्रीमियम है दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में वो बढ़ता जा रहा है। हुँ। तो उसका उन्हें बेनिफिट हमेशा मिलना ही है। तो जब डाउन साइकिल आता है, इंडस्ट्री पिटी हुई होती है, उस वक़्त भी आपको अगर प्रीमियम पर आपका माल बिक रहा है, पहले बिक रहा है, प्रेफ़रेंस पर बिक रहा है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही। इन्वेस्टर के लिए चेक करने के लिए देखिए, ग्राउंड वर्क इन्वेस्टर को करना पड़ेगा इस तरह की इंडस्ट्री में। हम जब जाते हैं, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, मुझे तो जहाँ पाइप दिखाई देता है तो मैं उस पर स्टैम्प क्या लग रही है, किस कंपनी का माल है, तो मैं तो चूँकि इंडस्ट्री से हूँ तो मेरा उस पर ध्यान रहता है। लेकिन पीटर लिंच में भी ने भी जैसे अपनी बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में बताया था कि इन्वेस्टर को बड़ा विजिलेंट होना चाहिए, अपने चारों तरफ ही देखते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। राइट। तो इन्वेस्टर को तो मेहनत करनी चाहिए इस काम पर। पाइप की दुकान भी दिखाई दे तो घुसो उसमें दुकान में, देखो कौन-सा कंपनी का माल बिक रहा है। अगर टाइम दे पाए वो दुकानदार तो उससे बात भी करो, हुँ। उससे पूछ लो कुछ इंडस्ट्री के बारे में। तो उस तरीके की मेहनत से रिजल्ट्स निकलेंगे। एंड आई थिंक जैसे आपने पॉडकास्ट में बताया कि सिक्लिकैलिटी जैसे डिमांड की भी हो सकती है कि अगर कल को जल जीवन मिशन पूरा हो गया, तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ ड्राइवर ऑफ डिमांड कैसे आएगा? तो वहाँ पे भी एक सिक्लिकैलिटी ग्रोथ में वहाँ से भी आ सकती है, आई थिंक सो। हाँ, वो उस तरह के प्रोडक्ट्स में है वो बात, डीआई पाइप जैसे प्रोडक्ट्स में, कि कंप्लीट अगर हालाँकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि बहुत टाइम लगना है अभी डीआई पाइप को कंप्लीट वो पोर्टेबल वाटर हर घर तक पहुँचा दें, वो काफ़ी समय लगने वाला प्रोजेक्ट है। लेकिन जब भी हाँ, हो जाएगा तब शायद डीआई पाइप के लिए मुश्किल होगा। राइट। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही किसी भी इंडस्ट्री में। सोलार का है, सोलार में मैं बोल ही रहा हूँ कि बहुत डिमांड है अभी सोलार में, स्टील की और पाइप्स की भी। तो एक बार सोलार का काम कंप्लीट अगर अगले 5-7 साल में हो गया, तो एक बार को वो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन तब तक कोई ना कोई नया एवेन्यू बन जाता है, कोई ना कोई नया तरीका बन जाता है, कुछ ना कुछ नया भी आ जाता है। एक चीज़ खत्म होती है, दूसरा आ जाता है। पहले ही पाइप, सिर्फ़ पाइप का मतलब था गोल्ड पाइप वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इसमें एक गैल्वेनाइज़्ड पाइप भी जैसे होता था, जो पर्टिकुलरली
घरों में हैंड पंप से जैसे पहले पानी आता था, या फिर घरों में भी जो जब तक पीवीसी पाइप सीपीवीसी नहीं लगता था तब तक जीआई पाइप लगता था। तो वो जीआई पाइप का जब डिमांड एकदम से खत्म हुआ, क्योंकि वो सारा मार्केट टेक ओवर कर लिया यूपीवीसी और सीपीवीसी पाइप ने, तब भी एक बार लोग सोच रहे थे कि अब पाइप कंपनियों का क्या होगा। राइट। उसके बाद स्ट्रक्चरल पाइप की इतनी बड़ी डिमांड आ गई कि इस 15 साल में शायद 5 गुना कैपेसिटी हो गई पाइप कंपनीज़ के। तो ये सब तो चेंज आते रहते हैं इंडस्ट्री में। कोई चीज़ खत्म होती है, कोई चीज़ नई शुरू हो जाती है। तो आई थिंक अगर हम लोग सही समझे तो हमें ज़्यादातर कंपनीज़ या तो वो पढ़नी चाहिए जो इनोवेशन कर रही है, जैसे आपने एपीएल अपोलो का एग्ज़ाम्पल वो लिया। तो किसी भी सेक्टर में, राइट। किसी भी सेक्टर में इनोवेटिव कंपनी को आपको थोड़ा-सा एज देना ही चाहिए। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। बहुत सारे लोग देखिए आपकी फार्मा कंपनीज़ होती हैं, उनमें जो इनोवेटर्स होते हैं, उनमें कुछ नहीं हो रहा होता, नंबर्स नहीं आ रहे होते, लेकिन लोग उसके शेयर भी लेकर बैठते हैं। इसी उम्मीद पर कि कुछ इसका इनोवेशन हिट होएगा, तो मल्टीफ़ोल्ड हो जाएगा। तो वो तो देखिए किसी भी सेक्टर में इनोवेशन वाले लोग जो हैं, वो काम करेगी करेगी। या तो हमें शायद से वो कंपनीज़ पढ़नी चाहिए जो इंटीग्रेटेड हो, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल का कंट्रोल रहता है, जैसे किर्लोस्कर फेरस हो गया, हमने संभव का एग्ज़ाम्पल लिया। यस, वो वेरियस साइकिल्स में उनको ये बेनिफिट है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर डाउन टर्न है भी, तो दूसरे से बच जाते हैं वो। तो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स का ये बेनिफिट तो है। राइट। या तो वो कंपनीज़ जो अक्रॉस द प्रोडक्ट बुके है, जो प्रीमियम कमांड कर रहा हो। प्रीमियम कमांड। एक तो इंटीग्रेटेड करके आपने अपने आप को सेव कर लिया। जी। 4 आपके टोटल प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस में से 1 प्रोसेस में कम कमाई हुई या नहीं हुई, 2 प्रोसेस में नहीं हुई, तो अभी बाकी के 2 प्रोसेस से आपको कमाई हो जाएगी। या दूसरा तरीका है कि अगर आपको ब्रांड प्रीमियम मिल रहा है, आप दूसरों से 500 हज़ार रुपए टन माल सस्ता खरीद रहे हो और 2000-3000 रुपए टन महँगा बेच रहे हो, तो वो जो ब्रांड प्रीमियम है और वो भी वॉल्यूम में कर रहे हो काम, तो वो आपको हमेशा बचा के रखने वाला है। राइट। जब दूसरे ज़ीरो कमा रहे होंगे, तब भी आप 3000 रुपए टन कमा रहे होगे। राइट। राइट, इंटरेस्टिंग। तो और हम किस तरीके की यहाँ पे सक्सेसफुल कंपनीज या फिर सक्सेस इंटरेस्टिंग बिजनेसेस देख सकते हैं? आई थिंक आपने जैसे डिस्कस करा, या शायद से वो बिजनेसेस जहाँ पे वाइड एरे ऑफ प्रोडक्ट्स हो, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो। रिसेंटली तो देखिए जो एक कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी, लेकिन बड़ी तेज़ी से अब इमर्ज हुई है मार्केट में, वो जिंदल स्पा है। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। क्योंकि उन्होंने भी पहले सिर्फ़ वो 100 पाइप की कंपनी थी और अभी उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। सीमलेस पाइप में भी आ गए, स्टेनलेस स्टील के सीमलेस पाइप में भी हैं और एल100 एस100 में तो पहले से थे और डीआई पाइप भी अब उन्होंने शुरू कर दिया और सभी जो अभी इन्होंने नए काम शुरू करे हैं, उसमें डिमांड बहुत अच्छी है। इंडिया में भी डिमांड अच्छी है और एक्सपोर्ट की भी मिडिल ईस्ट की उन्हें डिमांड अच्छी मिल रही है। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसको स्टडी करना चाहिए इन्वेस्टर को। वेलकॉर्प वाले भी देखिए, इनोवेशन तो अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन मार्केट की डिमांड को समझ के अगर आप जियोग्राफिकली भी एक्सपेंड करते हो, जो एपीएल अपोलो ने भी किया था। ज़्यादातर पाइप कंपनी उससे पहले सिर्फ एक जगह ही प्लांट लगाकर चुपचाप बैठ जाती थी, वहीं से सप्लाई करती थी ऑल ओवर इंडिया। आज से 20 साल पहले ऑलमोस्ट इंडिया में सारा पाइप नॉर्थ से ही सप्लाई होता था, साउथ में बहुत कम प्रोडक्शन थी। और आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी 200-300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पाइप भेजता है, क्योंकि सभी जगह प्लांट लगे हैं। हम्म। तो ईपीएल अपोलो ने ऑल ओवर इंडिया 10 प्लांट लगा दिए। फ्रेट कॉस्ट फैक्टर है ही, हमने बात की अभी। तो उसी तरीके से बेलकॉर्प ने यूएस में प्लांट लगाया या मिडिल ईस्ट में प्लांट लगाया। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब ये सब चीज़ें आपको कंपनी में कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से देखना चाहिए। एंड इस सेक्टर में कुछ आई थिंक नीश एप्लीकेशन वाले भी सब सेक्टर्स हैं, हुँ। तो उनको भी आई थिंक वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हो रहे हैं, जैसे हमने आई थिंक थोड़ा सा हमने फोकस करा था प्रिसिजन प्रिसिजन ट्यूब्स। ट्यूब्स पे। प्रिसिजन ट्यूब्स में तो ज़्यादातर नीश एप्लीकेशंस ही होती हैं और बहुत ही प्यारी कंपनी मेरे को तो इसमें लगती है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उन्हें तो आप बिल्कुल कुछ भी स्पेशलिटी ट्यूब बनाने को दो और वो बना करके देते हैं सक्सेसफुली। और उनके पीछे-पीछे जो चल रही हैं कंपनियाँ, उसमें गुडलक इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है। गुडलक इंडिया ने अभी हाइड्रोलिक ट्यूब के लिए स्पेशल प्लांट लगाया है। इसमें देखिए ईआरडब्ल्यू पाइप और सीमलेस पाइप, हमने दोनों की बात करी है।
बहुत सारी जगह दोनों के एप्लीकेशन सेम भी होते हैं। सीमलेस पाइप लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें कोई हाई प्रेशर का यूज़ है तो उसमें वो सीमलेस लगाते हैं। तो अगर आप ईआरडब्ल्यू में ही ऐसा पाइप बना कर के दे दो, जो उसे रिप्लेस कर सके और उस एप्लीकेशन को पूरा कर सके, तो दोनों की कॉस्ट में अराउंड 20-30% का गैप होता है। तो अगर आपने ऐसा पाइप ईआरडब्ल्यू में बना दिया तो आपका वो चल जाएगा। तो वो काम टीआई भी करती है और वो गुडलक इंडिया भी कर रही है। इन्होंने अभी हाइड्रोलिक एप्लीकेशंस के लिए स्पेशल एक बिल लगाई है, जिसमें स्मॉलर डायाज़ में बहुत-बहुत हाई थिकनेस 10 एमएम, 12 एमएम, 15 एमएम तक की थिकनेस के वो पाइप्स बनाएँगे। जैसे आपने जेसीबी मशीन देखी होगी, राइट, राइट। तो जेसीबी मशीन या क्रेन्स उनमें एक शाफ्ट चलती है। तो ऊपर हाइड्रोलिक की तरह। हाँ, हाँ, वो हाइड्रोलिक की तरह। तो उसका भी ट्यूब है, वो पहले सीमलेस में चलता था, लेकिन अब वो यहाँ से इस नई जो मिल लगाई है उससे बना कर देंगे। तो वो सब इस तरह के यूज़ेज़ हैं जो उसे आप इनोवेशन कह लो या सब्स्टिट्यूशन सोच के और जिसमें हाई मार्जिन आप ले सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन उस सेक्टर में नहीं है, तो आपको उसमें मार्जिन अच्छा मिल जाएगा। तो इस तरह के नए काम जो भी लोग कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टर को स्टडी करना चाहिए। तो इन अ नटसेल, जो कंपनीज अपनी लो कॉस्ट वाली इंटीग्रेटेड हो, जो इनोवेशन कर रही हो, या जो नीश इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हो, या जिनके पास वाइड एरे ऑफ बेसिकली प्रोडक्ट्स हो, या फिर जो बेसिकली जोग्राफिकली भी स्प्रेड आउट हो, सो दोज आर द टाइप ऑफ बिजनेसेस। एज एन इन्वेस्टर हमें अगर इस इंडस्ट्री में एक मेंटल मॉडल लगाना है, तो वो टाइप ऑफ बिजनेसेस हमें खुद रिसर्च इंडिपेंडेंटली करनी चाहिए उसमें। और एग्जीक्यूशन देखना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्टर में ना बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी आई हैं जिन्होंने सपने बहुत दिखाए हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए हैं। तो एग्जीक्यूशन ज़रूर देखें। आई थिंक एग्जीक्यूशन तो एकदम सही चीज़ बोली आपने। आई थिंक ऑन दिस नोट वील कंक्लूड द पॉडकास्ट, and a warm thank you to Saket ji for basically willing to do this, because this is a podcast जो hopefully next multiple years में investing community में यूज़ होएगा। जब भी किसी को स्टील ट्यूब या फिर पाइप का सेक्टर समझना हो, तो इस पॉडकास्ट को इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में बार बार उसका यूज़ केस रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू डू दिस साकेत जी। हाँ, थैंक्स अगेन मेरे को इनवाइट करने के लिए, ये मौका देने के लिए और होपफुली कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा इससे। आपकी जो भी की लर्निंग्स होगी इस पॉडकास्ट से, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एसओआईसी। जय हिंद।